वो हम सबके अंदर मौजूद है, लेकिन शायद ही हम कभी इस पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल। और आज का जो हमारा स्रोत है वो एक बहुत ही पुराना, विस्तृत और सच कहूं तो एक बेहद दिलचस्प चिकित्सा दस्तावेज है। हाँ, जो कि एक खास रसायन पर आधारित है। इसे कैल्केरिया फॉस्फोरिका कहा जाता है। मतलब आम भाषा में अगर कहें तो फॉस्फेट ऑफ लाइम या फिर कैल्शियम फॉस्फेट। सही कहा। अब मुझे पता है कि कैल्शियम फॉस्फेट सुनते ही ऐसा लग सकता है कि हम किसी बोरिंग केमिस्ट्री क्लास की तरफ जा रहे हैं, जहां वो Ca3PO4 जैसे भारी भरकम फॉर्मूले रटने होंगे। हाँ, वो स्कूल वाले दिन याद आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यकीन मानिए, आज हम किसी ब्लैकबोर्ड पर लिखे उस नीरस फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं। हम असल में उस चमत्कारी तत्व की बात कर रहे हैं। और इस रसायन के पीछे का जो इतिहास है ना, वो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। अगर हम अपने स्रोत दस्तावेजों पर गौर करें तो पता चलता है कि डॉक्टर हेरिंग ने इसे बहुत ही सावधानी से और एक खास तरीके से तैयार किया था। उन्होंने वो डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड वाला तरीका इस्तेमाल किया था ना? जी बिल्कुल। उन्होंने डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड को धीरे धीरे लाइम वाटर यानी चूने के पानी में तब तक मिलाया जब तक कि एक सफेद रंग का प्रेसिपिटेट या कह लें कि तलछट नहीं बन गया। फिर इसे डिस्टिल्ड वाटर से धोकर पानी के बाद पर सुखाया गया। ये प्रक्रिया अपने आप में कितनी काव्यात्मक लगती है। मतलब सोचिए, एक तरफ आपके पास एक बहुत ही आक्रामक और तेज फॉस्फोरिक एसिड है और दूसरी तरफ एक शांत सा बेस यानी चूने का पानी। और दोनों मिलकर। हाँ, और जब इन दोनों को एक खास तरीके से मिलाया जाता है तो जो सफेद पाउडर बनता है वो असल में जीवन का आधार है। बिल्कुल सही कहा। तो आज का हमारा जो मिशन है इस गहन विश्लेषण में, वो भी यही है। हमें ये समझना है कि कैसे ये एक अकेला रसायन हमारे शरीर के विकास को, हमारी हड्डियों की मजबूती को और एनीमिया जैसी खून की कमी को कंट्रोल करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये हमारे मूड और हमारे खान पान की अजीबोगरीब लालसा को भी कैसे नियंत्रित करता है, ये जानना सबसे अहम है। हाँ, वो क्रेविंग्स वाला हिस्सा तो सच में, खैर उस पे हम आगे आएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। जब हम कहते हैं कि ये हमारे लिए जरूरी है, तो इसका असल मतलब क्या है? देखिए, ज्ञान तभी सबसे कीमती होता है जब हम उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपने शरीर की कार्यप्रणाली से जोड़ सकें। इस पुराने दस्तावेज के जरिए हम शरीर की बहुत ही सूक्ष्म इंजीनियरिंग को समझने जा रहे हैं। तो अगर हम शुरुआत से बात करें तो स्रोत स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि कैल्केरिया फॉस्फोरिका शरीर के उचित विकास और पोषण के लिए बिल्कुल आवश्यक है। ये हमारे शरीर में कहाँ-कहाँ मौजूद है, अगर हम इस पे बात करें तो स्रोत के मुताबिक ये रक्त प्लाज्मा, हमारी लार, गैस्ट्रिक जूस, दांतों, दूध और कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। हर जगह मौजूद है एक तरह से। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह हमारी हड्डियों को ठोसपन देता है। मतलब अगर ये कैल्शियम फॉस्फेट ना हो तो हमारी हड्डियां एक मजबूत ढांचे की तरह काम ही नहीं कर पाएंगी। वो बस नरम ऊतकों का एक ढेर बनकर रह जाएंगे। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात दस्तावेज में बताई गई है वो है इस रसायन का एल्ब्यूमिन के साथ संबंध। वो प्रोटीन वाला हिस्सा। जी, एल्ब्यूमिन वो प्रोटीन है जो हमारे शरीर के ऊतकों यानी टिश्यू सेल्स का जैविक आधार होता है। जहां कहीं भी एल्ब्यूमिन होगा वहां कैल्शियम फॉस्फेट की जरूरत पड़ेगी ही। अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाऊं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर एल्ब्यूमिन हमारे शरीर की ईंटें हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट वो सीमेंट है जो उन ईंटों को जोड़कर रखता है? ये एक बहुत ही सटीक तुलना है, क्योंकि बिना इस सीमेंट के शरीर का कोई भी निर्माण टिक नहीं सकता। बिल्कुल, और बिना उस सीमेंट के ऊतकों का निर्माण अधूरा है। और ये सिर्फ ढांचे तक सीमित नहीं है, इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है, खून का जमना, या जिसे हम कोगुलेशन कहते हैं। अरे हाँ, खून का थक्का जमना। स्रोत साफ तौर पे कहता है कि खून के जीवन के लिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना खून का थक्का जम ही नहीं सकता। मतलब सोचिए, एक छोटी सी खरोच भी जानलेवा साबित हो सकती है अगर शरीर में इस रसायन का संतुलन ना हो। बिल्कुल। और ये तो बात हुई खून को जमाने की, लेकिन खून को बनाने में भी इसकी जो भूमिका है वो दस्तावेज में बहुत गहराई से समझाई गई है। हाँ, डॉक्टर शूसलर के सिद्धांत का जो जिक्र है वो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। शूसलर का दावा है कि ये रसायन नई रक्त कोशिकाओं की आपूर्ति करता है। लेकिन इसका काम करने का तरीका सीधा नहीं है ना? नहीं, सीधा नहीं है। ये सीधे तौर पर लाल रक्त कणिकाओं को नहीं बनाता, बल्कि ये श्वेत रक्त कणिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को पोषण देकर उन्हें बढ़ावा देता है।
की कमी अपने आप दूर होने लगेगी। इसलिए इस दस्तावेज में इसे एनीमिया और क्लोरोसिस के लिए सबसे असरदार औषधि माना गया है। क्लोरोसिस, जिसे पुराने समय में अक्सर ग्रीन सिकनेस भी कहा जाता था। हाँ, जहाँ खून की कमी से त्वचा का रंग हल्का हरा सा पड़ने लगता है। ये रसायन सेल ग्रोथ को बढ़ावा देता है और नए टिश्यूज के लिए पहला आधार तैयार करता है। तो ये बात साफ है कि जो लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, जिन्हें नए ऊतकों की जरूरत है, उनके लिए एक असली टॉनिक का काम करता है। लेकिन इसका असर किसी एक उम्र तक सीमित नहीं है। ये जीवन के हर पड़ाव पर अलग अलग तरीके से काम करता है। सही बात है। अगर हम बिल्कुल छोटे बच्चों से शुरू करें तो स्रोत बताता है कि बच्चों में दांत निकलते समय जो ऐंठन और दौरे पड़ते हैं, उनमें ये बहुत मददगार है। और जिन बच्चों को रिकेट्स की समस्या होती है, जहां जहां हड्डियां ठीक से विकसित नहीं हो पाती और कमजोर रह जाती हैं, वहां ये एक संजीवनी की तरह है। बच्चों के मामले में एक और बहुत ही खास और ध्यान देने योग्य लक्षण का जिक्र है स्रोत में। वो सिर की हड्डियों वाला हिस्सा। हाँ, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के सिर के ऊपरी हिस्से में हड्डियां पूरी तरह जुड़ी नहीं होती। वहाँ एक नरम हिस्सा होता है जिसे फॉन्टानेल्स कहते हैं। जी। जिन बच्चों में ये हिस्सा लंबे समय तक खुला रहता है और खोपड़ी की हड्डियां नरम और पतली रह जाती हैं, उनके लिए कैल्शियम फॉस्फेट बहुत जरूरी बताया गया है। ये हड्डियों को उनका वो ठोसपन देने का काम करता है जिसकी कमी से ये समस्या पैदा होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसकी भूमिका भी बदलती जाती है। अगर हम युवावस्था की तरफ देखें तो स्रोत में उन स्कूल जाने वाली लड़कियों का विशेष रूप से जिक्र है जो प्यूबर्टी की ओर बढ़ रही हैं। अक्सर वे बहुत नर्वस और बेचैन महसूस करती हैं। हाँ, और उन्हें ऐसे सिरदर्द होते हैं जो खट्टी चीजें या जेली खाने से ट्रिगर हो जाते हैं। यहाँ हमें शरीर के उस तेज बदलाव को समझना होगा। युवावस्था में शरीर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। बिल्कुल, ऐसे तेजी से बढ़ने वाले युवाओं में जब खून की कमी या एनीमिया हो जाता है, तब ये रसायन उनके उस ग्रोथ स्पर्ट को सपोर्ट करता है। ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, बल्कि हर उस युवा की बात है जिसका शरीर अचानक से विस्तार ले रहा है और जिसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत है। और अगर हम इसके बाद के जीवन काल यानी वयस्कों की तरफ देखें, तो उन महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत है जो बार बार गर्भधारण करने या लंबे समय तक बच्चों को स्तनपान कराने के कारण कमजोर हो गई हैं। हाँ, या अत्यधिक मासिक धर्म के कारण शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करती हैं। ये उनके शरीर के खोए हुए तरल पदार्थों और सिक्रेशन की भरपाई करके उन्हें दोबारा ताकत देता है। और जीवन के अंतिम पड़ाव की बात करें तो बुढ़ापे में जब हमारे नर्वस टिश्यू का रीजनरेटिव फंक्शन कम होने लगता है, मतलब कोशिकाएं खुद को उतनी तेजी से ठीक नहीं कर पाती। सही कहा, तब ये रसायन अलग तरह से काम आता है। उम्र बढ़ने के साथ होने वाली त्वचा की खुजली, जिसे सेनाइल इचिंग कहते हैं, उसमें ये उपयोगी होता है। और इसके अलावा जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर और लंबी बीमारी से उभर रहा होता है, जिसे कॉन्वेलेसेंस कहते हैं, तब शरीर को अपनी पुरानी ताकत वापस पाने के लिए इसकी सख्त जरूरत होती है। तो शारीरिक स्तर पर तो इसकी भूमिका बहुत स्पष्ट है। खून और हड्डियों का निर्माण ये बहुत ही तार्किक और बायोलॉजिकल है। हाँ, लेकिन इस स्रोत में कुछ ऐसी बातें हैं जहां जहां ये पूरा विषय सच में बहुत रहस्यमयी और अजीब हो जाता है। मानसिक लक्षणों वाला भाग। जी, जब शरीर में इस कैल्शियम फॉस्फेट की कमी होती है या इसका संतुलन बिगड़ता है, तो जो लक्षण सामने आते हैं वे सिर्फ शारीरिक नहीं होते, बल्कि हमारे दिमाग और हमारी संवेदनाओं से जुड़े होते हैं। मानसिक लक्षणों पर जो दस्तावेज की टिप्पणियां हैं, वो बहुत गहरी हैं। इसकी कमी से इंसान की याददाश्त कमजोर होने लगती है। हाँ, वे मानसिक तौर पर बहुत जल्दी थक जाते हैं। हर छोटी छोटी बात पर उन्हें एंजाइटी या चिंता होने लगती है। और एक बहुत ही विशिष्ट स्थिति का जिक्र है, किसी गहरे दुख या निराशा के बाद होने वाली भयंकर मानसिक थकान। ये दिखाता है कि हमारे इमोशंस और हमारे शरीर के खनिजों के बीच कितना सीधा और गहरा तार जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन वो लक्षण जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गया, वो है खान पान की लालसा, क्रेविंग्स। हाँ, स्रोत में लिखा है कि इसकी कमी से लोगों को स्मोक्ड मीट, हैम या बेकन खाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। ये सच में एक अजीब लक्षण है। पहली नजर में ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब हड्डियों के एक रसायन की कमी से इंसान को अचानक बेकन खाने का मन क्यों करेगा? अजीब जरूर लगता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की केमिस्ट्री को समझें तो ये शरीर का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। वो कैसे? देखिए, बेकन या स्मोक्ड मीट में उच्च मात्रा में फास्फोरस और नमक होता है। शरीर अवचेतन रूप से उन चीजों की मांग कर रहा है जिसकी उसे खुद अंदर से कमी महसूस हो रही है। कमाल की बात है। तो ये कोई रैंडम क्रेविंग नहीं है, बल्कि शरीर का एक अलार्म सिस्टम है। बिल्कुल। इसके साथ ही मरीज अक्सर ये भी शिकायत करते हैं कि सुबह उठने पर उनके मुंह में एक बेहद खराब
और घिनौना स्वाद रहता है। हाँ, और खाना खाने के तुरंत बाद पेट में दर्द होना, चाहे खाना कितना भी कम क्यों ना खाया हो। और पेट फूलना भी इसके मुख्य लक्षणों में से हैं। और शारीरिक संवेदनाओं की जो सूची स्रोत में दी गई है वो तो मानो किसी साइंस फिक्शन जैसी लगती है। हाँ, एक लक्षण ये बताया गया है कि मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी नाक का सिरा बर्फ की तरह एकदम ठंडा हो गया है। या फिर सिर के पिछले हिस्से पर ऐसा लगता है जैसे कोई बर्फ का पानी रेंग रहा हो। ये कितनी अजीब और डरा देने वाली संवेदनाएं हैं। और ये सुन्नपन सिर्फ सिर या नाक तक सीमित नहीं रहता। अंगों में सुन्नपन आना, ऐसा महसूस होना जैसे पूरे शरीर में चींटियां रेंग रही हों, जिसे फॉर्मिकेशन कहते हैं। ये बहुत आम है। ऐसे मरीज अक्सर कहते हैं कि उनके हाथ पैर सो गए हैं। और अगर हम मौसम के असर की बात करें तो ठंड या मौसम बदलने पर उनके जोड़ों का दर्द या गठिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मौसम के असर वाली बात बहुत दिलचस्प है। स्रोत के अंत में मॉडलिटीज पर काफी जोर दिया गया है, यानी किन चीजों से मरीज की परेशानी बढ़ती है और किन चीजों से उसे आराम मिलता है। इन सभी लक्षणों में ठंडे मौसम, नमी और मौसम के अचानक बदलाव से तकलीफ बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मरीज को जरा सी भी ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं होती। इसके विपरीत आराम करने और लेटने से मरीज को काफी बेहतर महसूस होता है। मौसम का ये बदलाव असल में हमारे अंदर के रासायनिक संतुलन को बहुत तेजी से प्रभावित करता है और इसीलिए इस रसायन का सही उपयोग जानना बहुत जरूरी है। स्रोत में डोजेस और डेंजर्स यानी खुराक और खतरे पर भी काफी बात की गई है। डॉक्टर शूस्लर के बायोकेमिक सिस्टम के अनुसार इस दवा को बहुत ही कम मात्रा में यानी लोअर ट्राइचुरेशन में देना ही सबसे प्रभावी होता है। ट्राइचुरेशन का मतलब यहाँ उस प्रक्रिया से है जहाँ दवा को बहुत ज्यादा बार पीसा और डाइल्यूट किया जाता है ताकि वो शरीर की कोशिकाओं में आसानी से समा सके, है ना? बिल्कुल। स्रोत कहता है कि 3x से 6x तक की खुराक सबसे अच्छे परिणाम देती है। ये माइक्रो डोजिंग का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। हाँ, ये शरीर पर हथौड़ी की तरह चोट नहीं करता बल्कि धीरे धीरे कोशिकाओं को पोषण देता है। इसका मतलब है कि वो ज्यादा बेहतर वाली सोच यहाँ बिल्कुल काम नहीं आती। बिल्कुल नहीं। दस्तावेज में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी गई है। भारी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना न सिर्फ पूरी तरह से बेकार है बल्कि ये बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। अगर कोई इसे लंबे समय तक और ज्यादा मात्रा में लेता है तो उसे नेफ्रेटिक कोलिक यानी गुर्दे का भयानक दर्द हो सकता है और किडनी में छोटे पत्थरों के बनने का खतरा पैदा हो जाता है। खासकर बुजुर्ग लोगों को तो इस तरह की भारी खुराक देने से सख्त मना किया गया है। ये चिकित्सा का एक बुनियादी उसूल है कि जो चीज जीवन दे सकती है, संतुलन बिगड़ने पर वही चीज नुकसान भी पहुंचा सकती है। सही कहा। इसके अलावा इस दस्तावेज का एक और बहुत ही शानदार हिस्सा वो है जहां इस रसायन की तुलना इसके एक बहुत ही करीबी चचेरे भाई यानी कैलकेरिया कार्ब से की गई है। कैलकेरिया कार्ब और कैलकेरिया फॉस्फोरिका दोनों ही कैल्शियम के रूप है, लेकिन दोनों का असर अलग-अलग तरह के लोगों पर होता है। स्रोत बताता है कि सही रसायन चुनने के लिए मरीज के शारीरिक रूप रंग एवं और बनावट को देखना बहुत जरूरी है। कैलकेरिया फॉस्फोरिका का मरीज आमतौर पर बहुत दुबला पतला होता है। उसका रंग गंदा सफेद या भूरा सा हो सकता है और सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके बाल और आंखें गहरे रंग की होती हैं। और इसके बिल्कुल विपरीत कैलकेरिया कार्ब उन लोगों पर कहीं ज्यादा बेहतर असर करता है जिनके बाल हल्के रंग के होते हैं, जिनकी आंखें नीली या हल्के रंग की होती हैं या थुलथुली होती है। ये अवलोकन का एक अद्भुत स्तर है। ये दिखाता है कि पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में शरीर के बाहरी रंग रूप, आंखों के रंग और आंतरिक रासायनिक जरूरतों के बीच कैसे एक सीधा और गहरा संबंध देखा जाता था। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को अगर हम एक जगह समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला लाइम का फॉस्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट हमारे शरीर का एक ऐसा कोर बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके बिना हमारे शरीर का ढांचा तो क्या खून की एक बूंद भी सही से काम नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये हमारे शरीर में खून बनाने से लेकर खून का थक्का जमाने, हमारी हड्डियों को जोड़ने और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को आकार देने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। बचपन में दांत निकलने की परेशानी से लेकर जवानी के एनीमिया, स्कूल जाने वाली लड़कियों के सिरदर्द और बुढ़ापे की कमजोरी तक, ये हर जगह एक खामोश इंजीनियर की तरह काम कर रहा है। और यही बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। आज के इस दौर में हमारे पास शरीर के अंदर देखने के लिए MRI और एडवांस्ड ब्लड टेस्ट्स हैं। हम अक्सर पुरानी चिकित्सा प्रणालियों के उस बारीक अवलोकन को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये बात तो है। सोचिए 19वीं सदी में डॉक्टर हेरिंग और डॉक्टर शूस्लर जैसे लोगों ने बिना किसी एडवांस्ड स्कैनर के ये समझ लिया था कि एल्ब्यूमिन
हड्डियों, रक्त कोशिकाओं और यहाँ तक कि बेकन खाने की इच्छा के बीच क्या गहरा रिश्ता है। ये इंसान की समझ और विज्ञान के तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही मायने में। सच में ये इंसान के शरीर और उसके अंदर चलने वाली केमिस्ट्री की एक बहुत ही अद्भुत यात्रा है। हमने ये समझा कि ये रसायन सिर्फ एक सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं। और अब इस पूरे विश्लेषण और इन स्रोतों की गहराई को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। एक ऐसा सवाल जिस पे शायद दस्तावेज में सीधे तौर पे चर्चा नहीं की गई है, लेकिन ये इन सारे तथ्यों का एक स्वाभाविक और शायद थोड़ा डरा देने वाला निष्कर्ष है। वो क्या? अगर हमारे शरीर में एक मामूली से रसायन जैसे कैल्शियम फॉस्फेट का संतुलन थोड़ा सा भी बिगड़ जाए, तो ये हमारे मानसिक तनाव, हमारे उदास होने, हमारे डिप्रेशन और यहाँ तक कि बेकन या स्मोक्ड मीट खाने की तीव्र इच्छा जैसी बिल्कुल असंबंधित लगने वाली चीज़ों को जन्म दे सकता है। जी। तो क्या हम सच में अपने फैसलों, अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं के खुद मालिक हैं? ये सोचने वाली बात है। जब हम दुखी होते हैं या जब हमें अचानक किसी खास चीज की क्रेविंग होती है, तो क्या वो हमारी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल है, या फिर हमारी पूरी जिंदगी हमारी पसंद नापसंद, हमारी घबराहट और हमारे मूड स्विंग्स सिर्फ खनिजों का खेल है? हाँ, सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर चल रहे खनिजों और रसायनों के एक बेहद नाजुक रासायनिक खेल की कठपुतली मात्र हैं। इस